सैटेलाइट इंडिया ने कब बनाया था? 1975 में। कौन सा था? आर्यभट्ट। उसके बाद भास्कर सेगावन, उसके बाद रोहिणी, RS1, बहुत सारे हर साल कुछ ना कुछ बनते चले गए। लेकिन जो मल्टीपर्पज या ऑपरेशनल का मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल सैटेलाइट या मल्टीपर्पज के लिए इस्तेमाल किया गया था वो कौन सा? इनसेट 8-1। उसके बाद हर साल कुछ ना एक आध सैटेलाइट इंडिया लॉन्च ही करती है। उसकी पूरी एक सीरीज है, वो आपको हम दे देंगे, इसमें आप लोग पढ़ लेना। क्योंकि यहाँ पढ़ के सुनाना अच्छी चीज मुझे नहीं लग रहा है, वो तो आप अपने आप पढ़ लेंगे। जो मेन चीज है जिसमें वो आपको बताते रहेंगे। अच्छा, उसमें कुछ कंसेप्ट बाकी था, वो 13 ला तुमने बताई थी कल आपको, के प्लस के तीनों ला एक्सप्लेन कर दिए थे। मेन चीज होता क्या है, सैटेलाइट को लॉन्च कैसे करते हैं। देखिए, दो तरीके की ब्लास्टिंग मैंने क्यों बताई थी, एक तो ऑर्बिटल ब्लास्टिंग होती है, एक एरियल ब्लास्टिंग। ठीक है, सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए पर्टिकुलर ऑर्बिटर की किस ऑर्बिट में मुझे लॉन्च करना है। ठीक है, तो ऑर्बिटर क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है आपको बताया था मैंने, क्या होता है पाथ ऑफ सैटेलाइट। ये जो सैटेलाइट का पाथ होगा उसे क्या कहेंगे, ऑर्बिट कहते हैं। क्या सैटेलाइट कहे या फिर प्लेनेट कहे। ठीक है, तो ऑर्बिटल ब्लास्टिंग क्या होती है, और एक स्केप ब्लास्टिंग भी होती है फिजिक्स में। स्केप ब्लास्टिंग आप लोग सभी जानते हो कि हिंदी प्लायन बैक कहते हैं। कोई ऐसी ब्लास्टिंग से किसी बॉडी को हम छोड़ दे जो अर्थ के ऑर्बिट से या अर्थ की फील्ड से क्या चली जाए, बाहर चली जाए, दोबारा कभी वापस ना आए, तो उसे क्या कहते हैं, स्केप ब्लास्टिंग, या क्या कहते हैं प्लायन, यानी कोई चीज चली जाना अर्थ के एटमॉस्फेयर से या अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ऑर्बिटल ब्लास्टिंग बेसिकली जो होती है, अब किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए कहाँ चला गया, साइड में लगा होता था। अच्छा, मैंने देखो ना, अरे ये यार यहाँ देखो, वैसा तो यहाँ लगा होता है ना, इसमें नजर मेरी दूरी पड़ रही है। क्लाउड सारे याद है कि भूल गए, बहुत दिन हो गए चला इसे, क्योंकि हम लोग क्लास में नहीं चलता है। तो देखिए, कल मैंने बताया था कि एक होता है, कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, कैंसिल करना करती है। तो देखिए, कोई भी जो बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, हाँ, तो केपलर के बारे में बात कर रहे थे। केपलर जो थे वो जर्मनी के साइंटिस्ट थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। ठीक है, तो सही कर लीजिए, क्योंकि इसके बारे में को नहीं नाम निकाला, आप लोग देख लीजिएगा। और जो है ये 16वीं सेंचुरी के मैथमेटिशियन भी थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे। ठीक है, अंतरिक्ष में जिनने काम किया और मैथमेटिशियन भी थे। तो केपलर का जो जन्म हुआ था वो 27 दिसंबर 1971, 1971 की बात आ गई। कब पैदा हुए थे केपलर? 27 दिसंबर 1571 को। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। तो ये मैंने बताया था कि कोई बॉडी जो है, जैसे हमारे जो सैटेलाइट है उनका मोशन कैसा होता है, सर्कुलर होता है या फिर इलेक्ट्रिकल होता है। कि बहुत सारे सैटेलाइट है, उनका जो इक्वेटर पे छोड़े जाते हैं, उनका जो रोटेशन होता है वो सर्कुलर होता है। ठीक है, और जो पोल से जिन्हें छोड़ा जाता है तो उनका डिफरेंट टाइप का होता है, अभी बताएंगे उनके बारे में। तो जब सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, तो उसके ऊपर दो तरीके के फोर्स लगते हैं। एक तो जो होता है उसकी सेंटर की तरफ फोर्स होता है, इधर होता है उसमें सेंटर की ओर, और दूसरा जो होता है आउटवर्ड टू द सेंटर होता है, सेंटर से बाहर होता है। जो सेंटर की ओर होता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, या हिंदी में उसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल। ठीक है, केंद्र की ओर लगे। जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसके केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जब कोई बॉडी, इतना तो नोट कर लीजिए, जब कोई बॉडी सर्कुलर या वृत्ताकार गति करती है तो उसके सेंटर की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इसके जस्ट अपोजिट जो आउटवर्ड फोर्स लगता है, सेंटर के बाहर की ओर लगता है, उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल, CENTRIFUGAL, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल, जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। यदि केंद्र की ओर लगेगा वो क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स अपकेंद्रीय, और जो बाहर के लिए होगा वो अपकेंद्रीय होगा, अपकेंद्रीय बल। अब
जब किसी सैटेलाइट को हम छोड़ते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो वहां लगता ही है। मैंने बताया था कल की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, ऐसा नहीं पृथ्वी पे ही लगता है। मैंने बताया था किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच लग सकता है और पूरे ब्रह्मांड में लगता है कि पूरे संसार में किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो उसे बैलेंस कौन करता है? गुरुत्वाकर्षण जो बल लग रहा है या जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, यहाँ पर अगर सैटेलाइट ये मान लीजिए थोड़ी देर के किसी तरह अर्थ है, ठीक है, अब मान लो मून इसके चारों तरफ या कोई हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़ा है, ठीक है, तो उस सैटेलाइट को जो है उसके ऑर्बिट में बैलेंस कौन करता है? भाई कोई बैलेंसिंग फोर्स तो होगा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा है या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो उसे बैलेंसिंग फोर्स भी तो चाहिए है। उसको बैलेंस करने के लिए भी तो एक फोर्स लगेगा, जब भी तो कोई चीज रुकेगी। अगर कोई भी फोर्स ज्यादा होगा तो फिर तो चीज खिंच जाएगी। कल मैंने क्या बताया था, फोर्स क्या है? पुशिंग या पुलिंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, धक्का या खिंचाव जो एक निश्चित दिशा में होता है उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो जब किसी पुश करेंगे या पुल करेंगे किसी भी चीज को तो वो चीज डिस्प्लेस होगी, वह विस्थापित होगी नहीं होगी। तो अब यहाँ पर कौन सी चीज बैलेंस करती है? सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं, चाहे अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च कर रहे हैं या किसी भी प्लेनेट के ऑर्बिट में सैटेलाइट, जो मान लो नेचुरल सैटेलाइट है या आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो बस सरफेस पे छोड़ रहे हैं, बाकी जगहों पे अब भेजे जा रहे हैं। वहाँ की चीजों की जो है कि क्या है वहाँ पर एटमॉस्फेयर है या क्या चीज है, कैसे है उनका क्या है, मान लो सैटेलाइट्स का, मतलब प्लेनेट्स का, तो वो तो बात की चीज है। हम अभी अर्थ की बात कर रहे हैं। तो अर्थ मतलब कौन सी चीजें थी जो बैलेंसिंग देती है? तो देखो एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है जो कहाँ लग रहा है? इसके सेंटर की ओर। दूसरा जो फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जब सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, कैसे होते हैं? जब सेंट्रीपिटल फोर्स अब केंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल जब एक दूसरे के बराबर होते हैं तभी चीजें क्या होती है? वहां पर बैलेंस होती है, ठीक है। तो उसी से हम ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालते हैं। किसी भी सैटेलाइट को हम ऑर्बिटल वेग या ऑर्बिटल मतलब कक्षी, क्या कहना चाहिए ऑर्बिटल को? कक्षा का वेग, ठीक है। एक तो क्षत्रफलीय वेग था, एक कक्षीय वेग। हिंदी थोड़ी सी बेसिक है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई वर्ड्स आपके ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि ऑर्बिटल मतलब कक्षीय, ठीक है। तो कक्षीय वेग कहाँ से दिया जाता है? तो वो यहीं से निकालते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपको कल मैंने बताया था क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? Fg क्या बताया था कल? यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं G स्मॉल m अपॉन r, ठीक है। जहाँ स्मॉल m जो होता है वो सैटेलाइट का मास समझ लीजिए, बॉडी जो भी बॉडी छोड़नी है मुझे उसका मास समझिए, और कैपिटल M क्या है? ये मास ऑफ प्लेनेट, ठीक है। किसका होता है? ये ग्रह का मास होता है, ये उपग्रह समझ लीजिए, या कोई भी बॉडी जो हम अर्थ की कक्षा में लॉन्च कर रहे हैं या जहां भी लॉन्च कर रहे हैं उसे इक्वेटर पे छोड़ रहे हैं तो उसका मास होगा। r स्क्वायर जो है डिस्टेंस होती है दोनों के बीच की। उसके बाद सेंटर की तरफ फोर्स लगता है तो इसकी वेलोसिटी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? v, ठीक है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है चाहे Fc से लिख लीजिए, Fc मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो होता है वो mv स्क्वायर यानी जो सैटेलाइट है उसका मास और वेलोसिटी अपॉन r, या जो भी कोई बॉडी हमें छोड़नी है लॉन्च करनी है, ठीक है, उसका मास है। तब जब दोनों ये फोर्स क्या होंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे के बराबर होंगे तभी वहां पर बैलेंसिंग कंडीशन होगी। माइनस वाला सीन नहीं आता, मतलब मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना। अगर हम डायरेक्शन शो करेंगे, लेकिन बताया था आपको, जब इसमें हम डायरेक्शन लगाएंगे तभी माइनस लेंगे, अदरवाइज जो मैग्नीट्यूड हम लेते हैं किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लें तो वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ध्यान रखिएगा, कभी मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होगा। तो बैलेंस होगा तभी वो उसी कक्षा पे मतलब उतना आयु से वेलोसिटी देते हैं जिससे कि वहां पर फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स एक दूसरे कैसे हो? इक्विवेलेंट हो, ठीक है। तो उसी से हम क्या निकाल लेते हैं? इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी की, मतलब किस सैटेलाइट को हम कहां लॉन्च कर रहे हैं उसके लिए उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। बैठिए, आपको लेट आता है, कल भी कहा था कि हम टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और फिलहाल हमारे क्लास में जो देखा होगा हम जानबूझ कर 3-4 मिनट लेट आए इसलिए कि आप लोग सेट हो जाए बैठे, वरना हमारी आदत नहीं। हम अपने क्लास में भी रहते हैं तब भी हम कभी लेट नहीं जाते। बाइक में किसी को इंसिडेंट हो जाए तो अलग की बात है, अदरवाइज हमारा रूल है कि टाइम से 2 मिनट पहले पहुंचिए आप क्लास के गेट पे। अगर कोई दूसरा टीचर ले भी रहा हो तो वो आपको देख के अपना क्लास छोड़े और आपका टाइम शुरू हो जाए। कोशिश के टाइम मैनेजमेंट की,
और आपका एक टॉपिक चल रहा था अभी थोड़ा कंसेप्चुअल जो मेन चीज है कि हम कैसे किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। तो बाकी जो नोट्स ले आए हिंदी में आप इतने हैं, मुझे समझे बहुत सारे हैं, आप 2-4 दिन पढ़ेंगे तब भी आसानी से आपको याद नहीं होगा, क्योंकि इसमें डेट्स और कब और इसका पर्पस क्या है। ठीक है, बाकी मेरे मोबाइल में भी है, वो भी अगर आप व्हाट्सएप नंबर हम किसी एक के मोबाइल पे डाल देंगे तो आप लोग शेयर कर लीजिएगा। वो इंग्लिश में भी है, 2 फाइल मेरे पास है। मत पूछिए, जब आप लेट हो जाए तो खामोशी के साथ आप आइए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाइए, वरना फॉर्मेलिटीज में क्या होता है, जो मोमेंटम थोड़ा होता है ना वो कम हो जाता है। तो बात चल रही थी, अच्छा हमने एक कुछ करेक्शन कराया था कल के लेक्चर में, एक थोड़ा सा उसको माइनर सा करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैंने लिखाया था कि फर्स्ट सैटेलाइट इनसेट 1A, तो उसमें थोड़ा सा तो सही है कि फर्स्ट है वो, लेकिन वो फर्स्ट क्या है कि ऑपरेशनल मल्टीपर्पज सैटेलाइट कौन सा है फर्स्ट। वैसे तो सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया ने जो पहला सैटेलाइट कौन सा बनाया था, आर्यभट्ट था। जब कब छोड़ा गया था ये 1975 में। कब छोड़ा था 1975 में आर्यभट्ट। उसके बाद कौन सा था भास्कर सेगावन। उसके बाद कौन सा था रोहिणी RS1। उसके बाद तो सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स जो है लॉन्च किए बहुत सारे, अब तक जो है मेरे से गिनती करेंगे तो मतलब लगभग 100 से क्या ऊपर ही मिलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा माइनर क्वेश्चन कर लेना। और एक क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था कि कैप्टस कहाँ गिरने वाले थे। ठीक है, सबका मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा हिस्ट्री पे ध्यान नहीं देते फिजिक्स वाले, क्योंकि हम मेन चीज है कि पिछली थ्योरी क्या थी उस पर ध्यान देते हैं, या नेक्स्ट थ्योरी क्या है उस पर ध्यान देते हैं, या जो करंट में क्या हो रहा है उसके ऊपर हम लोग पढ़ाई करते हैं। ज्यादातर हम लोग इससे ज्यादा मतलब नहीं होता हिस्ट्री का, मतलब कि कौन साइंटिस्ट कब पैदा हुआ और वो कब मरा। ठीक है, ये हम लोगों का टॉपिक नहीं है, हम थोड़ा आपसे अलग रहते हैं। तो फिलहाल जब किसी बच्चे ने पूछा तो जाके मैंने फिर उससे देखा है, तो वो जर्मन के साइंटिस्ट थे। कहाँ के थे केपलर? जर्मन के साइंटिस्ट थे। मतलब साइंटिस्ट के लिए मैथमेटिशियन, फिलहाल तो उस टाइम को मैथमेटिशियन या एस्ट्रोनॉमर कहा जाता था, खगोल शास्त्री या गणितज्ञ। तो जो केपलर थे वो जर्मन के क्या थे, मैथमेटिशियन या गणितज्ञ के लिए, या उसे एस्ट्रोनॉमर खगोल शास्त्री, यही कुछ होता है। हिंदी में अगर कोई गड़बड़ हो जाए बट तो आप सही कर लीजिएगा। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 27 दिसंबर 1961। आइए 12:30 बजा देंगे लोग आते आते, और फिर बार मोमेंटम क्या होगा, लूज होगा, बार मोमेंटम लूज हो जाता है। नहीं इसको बंद नहीं कर सकते, नहीं ये हाँ ये सही है, इसे बंद कर दो, वाला खोल दो, कि कोई आए पीछे खामोशी से आके बैठ जाए, नो फॉर्मेलिटी में हम आ जाए या मैं कमिंग सर, ये सब चीजें अच्छी चीजें नहीं है। पीछे वाला खोल दीजिए। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा करेक्शन क्या मतलब इस तरह से एडिटिंग कर लीजिए कि एक वर्ड बढ़ा लीजिए, और बाकी जो कल एक क्वेश्चन पूछा था तो उसका जवाब ये है। बाकी अपने आप देखिए, कोई भी आजकल तो आपके पास इतनी फैसिलिटी है, हर बच्चे के पास मोबाइल फोन तो है, शायद कोई ऐसा होगा जिसके पास मोबाइल फोन नहीं होगा। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो तुरंत हटा दीजिए गूगल पे, आपको तुरंत उसका जवाब मिल जाएगा। अगर कोई रिसर्च पेपर ढूंढना है तो गूगल स्कॉलर.com पर चले जाइए। गूगल पर तो ऑलरेडी सारी चीज़ें अवेलेबल है ही, आपके इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप गूगल पर डाल दीजिए, एक तो मिल ही जाएगी आपको। और अगर रिसर्च लेवल की कोई चीज़ ढूंढना है तो गूगल स्कॉलर.com, स्कॉलर पे जाइए, उसमें जो भी टॉपिक डालेंगे उससे रिलेटेड बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप के पेपर मिल जाएंगे उससे रिलेटेड, गूगल स्कॉलर.com। गूगल पे तो ऑलरेडी सारी चीजें हैं ही। गूगल स्कॉलर SCHLOR स्कॉलर.com, गूगल स्कॉलर.com। बस गूगल स्कॉलर डालेंगे तो अपने आप ही ले लेगा, आ जाएगा सब कुछ वहां। ठीक है, उसमें रिसर्च का मटेरियल लिखा है, तो उसमें जो है जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसमें जो आपको मटेरियल मिलेगा वो रिसर्च से रिलेटेड मिलेगा। अगर आप किसी टॉपिक को देखना चाह रहे हैं, उसके डीप स्टडी करना चाह रहे हैं तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। हाँ नहीं, यहाँ नहीं है, हम यहाँ की बात नहीं कह रहे हैं। अगर कोई ढूंढना चाह रहा है, कोई डीप में जाना चाह रहा है किसी टॉपिक के, तो उस पर डालेगा। जैसे आप इसी में कोई टॉपिक चूज कर लेंगे स्पेस फिजिक्स से, तो आप कोई भी टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसे आप डालें
कि हबल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, तो पूरा उसका मैकेनिज्म आपको मिल जाएगा। बहुत सारे पेपर्स उसके जर्नल्स में मिलेंगे अगर आप डीप में जाना चाह रहे हैं। फिलहाल आपके लिए जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ क्या करना है कि कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, वो कब किया गया है और उसका पर्पस क्या था सैटेलाइट लॉन्च करने का, और उसके एप्लीकेशंस क्या है, कि उससे क्या फायदे हो रहे हैं। ठीक है, नुकसान का तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादा फायदे का, एटमॉस्फेयर में कोई स्पेस में कोई चीज़ चली गई तो उसका कोई बहुत ज़्यादा शॉर्ट कमिस उसकी नहीं है। ठीक है, तो क्या बात चल रही थी, आर्बिट्रल वेलोसिटी। तो जब ये फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम होते हैं, तो क्या करते हैं एक दूसरे को वहां पर बैलेंसिंग देते हैं। ठीक है, और इसी की हेल्प से हम क्या निकाल लेते हैं, आर्बिट्रल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी भी होती है, बेसिकली फोर्स लेते हैं, ऑर्बिट वाली लेते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, आर्बिट्रल वेलोसिटी। ठीक है, तो जब एक दूसरे के बराबर होंगे, इक्वल होंगे, यानी एफजी किसके बराबर होगा, एफसी के बराबर होगा, तब हम क्या निकाल लेंगे, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल लेंगे। वो सिंपल मैथमेटिक्स है, इसलिए बहुत मुश्किल चीजें हम लेके नहीं आए आपके लिए, क्योंकि वो आपके लिए जरूरत है नहीं। आपके लिए सिर्फ इतनी जरूरत है कि आप ये समझिए कि ऑर्बिटल वेलोसिटी कोई होती है। तो अगर हम यहाँ से ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालेंगे तो दोनों को इक्विवेलेंट इक्वल कर दीजिए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए कितनी आ रही है बताइए, दोनों को क्या करिए, बराबर कर दीजिए। अब चलिए हम भी कर देते हैं। तो एफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, और एफ जी की वैल्यू क्या होगी, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों को इक्वल है, तो इधर से आर स्क्वायर, इधर से आर का इसका स्क्वायर कटेगा और यहाँ से आर कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से एम स्मॉल एम यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा के हमने बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, यही ऑर्बिटल वेलोसिटी है, यानी कक्षा की चाल मुझे निकालनी है। तो बी अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, कितना मिल जाएगा, जीएम अपॉन। ठीक है, और अगर हमें बी की वैल्यू चाहिए तो मैथमेटिकल भाषा में क्या करते हैं, इसके ऊपर एक रूट लगा देते हैं, तो जीएम अपॉन, ये क्या कहलाती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है। किसी भी सैटेलाइट की या प्लेनेट की हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा कि उसका मास क्या है। ठीक है, वो कितना भारी है या उसका कितना मास मतलब द्रव्यमान, और जी की वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि जी की जी बेटा रूट लगा दिया ना, बी स्क्वायर कहाँ पर, अरे नहीं थोड़ा जल्दी वाला लग गया, उसे हटा दीजिए, उसे हटाइए, एम बी स्क्वायर पर आर करिए तो गलती होगी पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी जीएम अपॉन आर। अब हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी किसी भी सैटेलाइट की फाइंड करना है या प्लेनेट की फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या पता होना चाहिए उसके लिए, जी की वैल्यू तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये ब्रह्मांड में हर जगह इसका मान समान रहेगा। कितनी वैल्यू होती है इसकी, 9.8 वाला नहीं है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻11। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, जी की वैल्यू क्या होगी, फिलहाल आप देख लेंगे इससे निकालने की, वो सब दिया होगा आपका यहाँ पे किसके लिए कितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, आपको तो एक तरीके से लर्न करना है। लेकिन अगर आप क्या टेक्निकल माइंड है, मैथमेटिक्स या फिजिक्स पढ़ा हुआ है तो उसके लिए बहुत आसान है सब चीजें कैसे निकालना है उसके लिए। तो हमें क्या पता होना चाहिए, जी की वैल्यू पता होना चाहिए और मास पता होना चाहिए और डिस्टेंस कितनी है उसके बीच की। तो कोई भी सैटेलाइट कितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी है हम आसानी से क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी किसकी होती है, जिस ऑर्बिट में हम क्या करते हैं, सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये थोड़ा सा भी कंसेप्चुअल चीजें थी, मैं तो ये भी लास्ट का है आपको बता दिया जाए। अब उसके बाद जो है बात आती है कि सैटेलाइट्स, और तो शायद एक चीज और है, शायद आपको जो ज्योग्राफी पढ़ाई गई आपको यहाँ पर, ज्योग्राफी भूगोल, तो भूगोल में शायद आपको क्योंकि देखिए कहाँ छोड़े जाते हैं, छोड़े तो जाते हैं कहाँ पर, स्पेस फिजिक्स की बात कहाँ करते हैं, स्पेस में छोड़े जाते हैं सैटेलाइट। तो यहाँ पे कहीं क्योंकि अब सैटेलाइट छोड़ने का पर्पस क्या है, कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उसका पर्पस क्या होता है कि उस एरिया की या उस रीजन की स्टडी करना, ये तो पर्पस है मेरा। कि जैसे हम कोई ट्रोपोस्फीयर में छोड़ रहे हैं, ट्रोपोस्फीयर जानते हैं आप लोग, पढ़ाया गया होगा, हाँ जी पढ़ाया होगा जी, हाँ जहाँ पर बारिश सब होती है
कितनी उसकी एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब अर्थ सरफेस से हाइट। एक तो लेटीट्यूड, एक तो एल्टीट्यूड होता है, एक लेटीट्यूड होता है। तो एल्टीट्यूड मतलब होता है कि अर्थ सरफेस से हाइट, किस हाइट तक होता है। ट्रोपोस्फीयर किस हाइट तक है अर्थ सरफेस से। एक तो पोल से हाइट लेते हैं हम, एक इक्वेटर से लेते हैं, ठीक है, या फिर अर्थ सरफेस से लेते हैं, ठीक। तो कितनी हाइट होती है सरफेस से, कितनी होती है? 20 किलोमीटर तक होती है, 18 किलोमीटर तक होती है, 15 किलोमीटर तक होती है। कितने किलोमीटर तक होती है सरफेस से? ट्रोपोस्फीयर की हिंदी आप देख लीजिएगा, ट्रोपोस्फीयर को क्या कहते हैं? चलिए आप लोग देख लीजिएगा, ट्रोपोस्फीयर डालेंगे आप तो वैसे हिंदी मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं तो आप लोग पढ़ते रहना। बस जितनी चीजें कुछ आएगी वो हम नोट करा देंगे, मेन चीजें जो आपको मुझे समझानी है। बाकी तो ज्यादातर सब हिस्ट्री की चीजें हैं कि कब किस सन में छोड़ा गया है और इसके, ठीक है, किसके द्वारा छोड़ा गया है, और स्टेशन पता होना चाहिए, किस स्टेशन से छोड़ा गया उसका नाम पता होना चाहिए कि आपके लिए बहुत जरूरी है कि वो तिरुवनंतपुरम से छोड़ा गया है या दिल्ली से छोड़ा गया है या लखनऊ से छोड़ा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें आप लोग याद करिएगा, क्योंकि इसरो अपने इंडिया में पहला सैटेलाइट कब छोड़ा गया इंडिया से? क्योंकि देखिए इसरो बनाना तो शुरू कर दिए थे, लेकिन लॉन्च कहां से करते थे अपने सैटेलाइट? नासा से, नासा से, ठीक है। कहां से लॉन्च करते थे? क्या था? नासा से लॉन्च करते थे, ठीक है। कल मैंने बोला था ना नासा, तो सारे के सारे कहां से लॉन्च करते थे? ऑलमोस्ट नासा से लॉन्च करते थे। तो मतलब कुछ रशियन से चले गए होंगे, मेरे कह रहे कि वहां से नहीं किए गए होंगे, लेकिन ज्यादातर जो लॉन्च किए गए वो नासा से ही किए गए, ठीक है। तो इंडिया से कब लॉन्च करना शुरू हुआ इसरो से? इसरो ने अपने सैटेलाइट इंडिया से कब लॉन्च करे? 1972 से। तो यार मेरे यार 1972 में तो पहला सैटेलाइट बनाया भी नहीं था हमने। 1975 में तो पहला सैटेलाइट बन के तैयार हुआ था जी। तो पहला सैटेलाइट जो इंडिया हमने इसरो ने बनाया था वो कौन सा था? आर्यभट्ट था, और जो 1975 में तैयार हुआ था वो उसे 1975 में फिर नासा से क्या किया, छोड़ा गया था, ठीक है। क्योंकि इंडियन जितने भी सैटेलाइट हम बनाते थे वो सब कहां से छोड़ते थे? ऑलमोस्ट नासा से, या कुछ हो सकता है रसिया से भी छोड़े गए, तो मेरी हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री आप लोग ध्यान दे रहे हैं। बात हम की कर रहे थे कि ट्रोपोस्फीयर बेसिकली 1 से 20 किलोमीटर भी कहीं लिखा है, किसी ने 1 से 18 किलोमीटर लिखा एज एल्टीट्यूड, मतलब ऊंचाई। एल्टीट्यूड क्या होता है? ऊंचाई। लैटिट्यूड क्या होता है? लंबाई। तो ऊंचाई पर जो है बेसिकली कितनी ऊंचाई पर ट्रोपोस्फीयर है हमारा? अर्थ सरफेस से 20 किलोमीटर अप्रॉक्स कह लीजिए उसे, ठीक है। कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि किसी ने 18 लिख दिया है, किसी ने 16 भी लिख दिया किसी किताब में। बेसिकली आप 20 मानिए, 20 स्टैंडर्ड वैल्यू लगभग 20 किलोमीटर तक है। उसके बाद कौन सा है? स्ट्रेटोस्फीयर। ये कहां से कहां तक है जी? मतलब 20 से 50, 20 से पीछा भी तो बताओ, 50 किलोमीटर तो है, लेकिन यहाँ से कहाँ शुरू करेंगे? जब ट्रोपोस्फीयर खत्म होगा तभी तो स्ट्रेटो शुरू होगा। उसके बाद कौन सा है? मेसोस्फीयर है। उसके बाद अच्छा ओजोन लेयर, हाँ जी, आयनोस्फीयर आता है, एक्सोस्फीयर में सब कुछ आ जाता है, ये आयनोस्फीयर उसी में आ जाता है। ओजोन लेयर कहाँ से कहाँ तक है? स्ट्रेटोस्फीयर में, ये कहाँ से कहाँ तक है उसकी रेंज? तो पढ़ाया होगा जागृति वालों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया होगा, क्योंकि हम सब समय, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे सिलेबस में ये 50 किलोमीटर जियो फिजिक्स में भी है 50 से 80 तक है। 50 से शुरुआत है यहाँ। ओजोन लेयर की जो शुरुआत है वो कहाँ से शुरू होती है? एल्टीट्यूड 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक है। और ये क्योंकि एक फिजिक्स में एक वर्ड है, या यूनिवर्स के लिए एक वर्ड बोला जाता है कि यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजिंग, एक्सपेंडिंग, कि संसार लगातार क्या है? बढ़ रहा है। ये यूनिवर्स क्या है? एक्सपेंडिंग कंटिन्यूअसली, कि संसार लगातार बढ़ रहा है, इसलिए यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है वो भी लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। और कैसे पता चलता है कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग? एंट्रोपी हम कैलकुलेट करते हैं फिजिक्स में, तो उससे पता चल जाता है कि एंट्रोपी घट रही है, जबकि एंट्रोपी ऑलवेज क्या होती है? पॉजिटिव होती है, या फिर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। कौन सा? वो उसमें एक्सोस्फीयर में सब आ जाता है। एक्सोस्फीयर में बहुत सारी लेयर्स हैं, आयनोस्फीयर भी है और बहुत सारे स्फीयर्स हैं, एक आध स्फीयर थोड़ी है। देखिए आप
गिनती डालेंगे तो बहुत सारे इसमें लेयर्स मिलेंगे उसमें, इसमें एक्सोस्फीयर में। तो एक्सोस्फीयर के सब पार्ट्स हैं उसमें, और आयनोस्फीयर भी उसी में आता है। आयनोस्फीयर बेसिकली कहाँ से शुरू हो जाता है, किसी किताब में तो लिखा है कि 80 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है, किसी ने लिखा है कि 100 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है, लगभग कहाँ है 1000 किलोमीटर तक है कि 100 किलोमीटर से कितना है लगभग, क्योंकि एक्यूरेट डाटा किसी ने नहीं दिया है। क्योंकि इसलिए नहीं दिया है क्योंकि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, क्योंकि यूनिवर्स में जो डेटा है वो क्या हो रहे हैं, चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए जो है किसी ने कुछ लिया है, किसी ने अप्रॉक्स कह देते हैं कि अप्रॉक्स जो 100 किलोमीटर से स्टार्ट होता है, कहां तक चला जाता है, ये लगभग 1000 किलोमीटर तक इसका आयनोस्फीयर है। उसके बाद क्या है, अंतरिक्ष। ठीक है, तो बाकी चीजें क्योंकि इस स्पेस रिसर्च में हम क्या पढ़ते हैं, अंतरिक्ष की बातें पढ़ते हैं, किसकी बातें पढ़ते हैं, अंतरिक्ष की। और अब यह बात कर रहे थे सैटेलाइट लॉन्च करना, तो ये बेटा अरे कुछ बोलो, अपने बोलो, जो बोलना सबको सुनाओ, जिससे कि सब सुन ले क्या बोलना चाह रहे। चलिए, हो सकता है अपने मुंह में अपनी बात बोली हो, ये भी होता है ना, कभी कभी पढ़ते पढ़ते अपनी बात को रिपीट करता है। हाँ, तो बात है कि अब इंडिया में जो है सैटेलाइट लॉन्च किए गए, कितने तरह के सैटेलाइट्स हैं। बेसिकली देखिए है तो कई बहुत सारे नाम हैं, जो कि जनरली में जो क्लासीफाई किया गया, बांटा गया है, वो 4 तरह के होते हैं। एक तो लियो कल मैंने बताया था, लो ऑर्बिट, लो ऑफ अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। और उसके बाद कौन सा था, सन सिंक्रोनिस, और उसके बाद जियो सिंक्रोनिस, और फिर जियो स्टेशनरी। अब इनमें से फर्क क्या है, ये 4 तरह के सैटेलाइट हैं, चाहे नाम आप लिख लीजिए। हिंदी क्या क्या होती है अभी देखते हैं। पहला जो है आपका हिंदी तो आपकी बता देते हैं कि ऑर्बिट तो पता ही है आप लोगों को क्या है, तो लो अर्थ ऑर्बिट, लियो, ठीक है। लियो क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट। इसे हिंदी में क्या कहा गया है, निम्न भूकक्षा। हिंदी लिख लीजिए, इससे हिंदी तो आप लोग हिंदी में ज्यादातर सबके सब लोग हिंदी के हैं, तो हिंदी जरूर आप लिख लीजिए, क्योंकि आप देखो एक ही लैंग्वेज में देंगे जो भी देंगे। तो लो अर्थ ऑर्बिट शॉर्ट में इसमें क्या कहते हैं, लियो, LEO, लियो। तो निम्न भूकक्षा, इसकी हिंदी जो है वो क्या है, निम्न भूकक्षा। ये बेसिकली इसको जो है एज ए इक्विटोरियल अर्थ सरफेस से जो हाइट है, कितनी हाइट पे लगभग देख सकते हैं, 160 किलोमीटर। अर्थ सरफेस से कितनी किलो हाइट पे है ये, 160। इसमें तो नहीं लिखा, लेकिन मेरे पास जो है उसे हम आपको शेयर कर देंगे, लेकिन कहीं लिखा होगा इतना पढ़ेंगे नहीं, यहाँ देख के 160 किलोमीटर। इसमें जो लिखा है, इसमें जो लिखा गया है हिंदी वाली में, क्योंकि जो टेबल बना के दी है इंग्लिश वाली, उसमें बाकायदा वो IS के नोट्स ही है। वो IS की एक मेरे पास फोल्डर है, उसमें IS के नोट्स ही हैं। तो उसमें इसमें जो दे रहे हैं कि ये 200 से 2000 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित होती है। क्या लिखा है इन्होंने, 200, यानी हम 160 उसमें लिखा है, यहाँ कहाँ लिखा है कि 200 से 2000 किलोमीटर ऊंचाई तक ये होता है। कौन सा, लो अर्थ ऑर्बिट, 2000, हाँ 200 से 2000 की भी ऊंचाई में स्थित होती है। निम्न भूकक्षा पृथ्वी की सतह से लगभग, हम हिंदी बोली दे रहे हैं, निम्न भूकक्षा पृथ्वी की सतह से लगभग 200 से 2000 किलोमीटर ऊंचाई में स्थित होती है। यह 2-4 लाइनें लिख लीजिए। यह उत्तर दक्षिण दिशा में पृथ्वी के पोल्स से होकर गुजरती है। यह उत्तर दक्षिण दिशा में पृथ्वी के पोल्स से होकर गुजरती है। आ जाओ बेटा, कल आएंगे आप, आ जाइए, लिख लिया। ध्रुवों यानी पोल्स के ऊपर से गुजरने के कारण, पोल्स के ऊपर से गुजरने के कारण इसे ध्रुवीय कक्षा, ध्रुवीय, पोल्स मींस उसका ध्रुव, ठीक है, या पोलर ऑर्बिट, इंग्लिश वाले पोलर ऑर्बिट लिखिए, पोलर ऑर्बिट भी कहते हैं। कुछ समय इसके नोट्स में कुछ डाउट लग रहा है, ये जो हिंदी के नोट्स है, क्योंकि ये लो ऑर्बिट जो सैटेलाइट है उनका 24 घंटे में नहीं होता है। अब आदमी पृथ्वी का एक चक्कर लगा सकते हैं, क्योंकि इस कक्षा में तो 90 मिनट दिया हुआ साइड पर। अब इनमें से हाँ ठीक है, आगे लिख लीजिए, एक लाइन और लिख लीजिए। इस कक्षा में इस ऑर्बिट, इंग्लिश वाले ध्यान दें, कक्षा में इस ऑर्बिट, ठीक है, इस ऑर्बिट में दोनों वर्ड बोल दे रहे हैं,
आर्बिट तो सब लोग जानते होंगे हिंदी वाले भी, तो इंग्लिश इनके लिए हम थोड़ा चेंज कर देंगे क्योंकि ये मेरी शक्ल देखने लगती है जब कोई हिंदी का वर्ड आता है। तो लिखिए इस कक्षा में इस ऑर्बिट में स्थित सैटेलाइट्स 24 आवर की अवधि में पृथ्वी के एक से अधिक चक्कर लगा सकते हैं। एक से अधिक चक्कर, बात आगे सही होगी। 24 घंटे की अवधि में पृथ्वी के एक से अधिक चक्कर लगा सकते हैं। तो मैंने कल क्या बताया था आपको? 90 मिनट। क्या बताया था? इसका टाइम पीरियड कितना बताया था मैंने कल? लो अर्थ ऑर्बिट का 90 मिनट। तो 90 मिनट बहुत है, 24 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं कि 1.5 घंटा और 24 घंटा। तो उसने आगे लिख दिया हिंदी में कि एक से अधिक चक्कर, तो एक से अधिक चक्कर, तो बात आ गई यहाँ पर। ठीक है, एक लाइन थी वो बात अभी आएगी। देखो आगे की बात जब आ जाए तब वहां पर जिक्र करेंगे। अभी ये बात चल रही है लो अर्थ ऑर्बिट की। एक लाइन और लिख लीजिए, क्योंकि इस ऑर्बिट में परिक्रमा यानी रिवॉल्यूशन, क्योंकि इस ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन परिक्रमा रिवॉल्यूशन करने वाले सैटेलाइट्स का टाइम पीरियड लगभग 80 से 130 मिनट का होता है। 80 से 130 मिनट का होता है। तो उसमें 90 मिनट लिख रखा है टेबल में। ठीक है, एक लाइन उसमें और पढ़ा लीजिए, क्योंकि जो क्यों इसकी जरूरत क्यों इसे मालूम छोड़ा जाता है, इसकी मालूम पर्पस क्या है? कल मैंने बताया था पर्पस कुछ इसका, क्या बताया था? मतलब क्या पर्पस है इसे छोड़ने का? मतलब क्यों बनाया गया ये लो ऑर्बिट था सैटेलाइट? एक्टिविटी को ट्रेस करना है। एक्टिविटी को ट्रेस करना है। ट्रेस तो एक्टिविटी हर कोई करेगा, जहाँ पर रहेगा उसकी वो एक्टिविटी ट्रेस करेगा। कोई कम्युनिकेशन के पर्पस से जोड़े जाते हैं, वो सब की जानकारी देना। चलिए लिख लो इसमें लिख लो। अच्छा, इन्हें लो ऑर्बिट क्यों कहा? यहाँ तो नहीं लिखा, लेकिन लो ऑर्बिट क्यों कहते हैं? लो ऑर्बिट सैटेलाइट क्यों कहते हैं? इसकी वजह सुन लीजिए, क्योंकि जो भी पार्टी होती है जिससे हमें छोड़ना है स्टेशन, और जिस पार्टी को छोड़ा जाता है, जैसे मतलब जिस भी सैटेलाइट की पार्टी होती है तरीके की, उसे मैंने छोड़ा, तो उनके बीच जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? कम होती है। इसीलिए क्या कहते हैं? लो ऑर्बिट। क्योंकि उनका जो ऑर्बिट होता है वो बेसिकली कैसा होता है? स्मॉल होता है बाकी दूसरे सैटेलाइट से। क्योंकि जो स्टेशन है जहां से मैंने छोड़ा है या जहां पे छोड़ा गया है, कि जहां की मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो डिस्टेंस क्या होती है? कम होती है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? लो ऑर्बिट। मतलब दैट मींस इसका जो ऑर्बिट होता है वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए 90 मिनट में एक चक्कर लगा लेते हैं, जहां पे जिस एरिया में जहां पे लॉन्च किया जाता है या जहां भी छोड़ा जाता है। बेसिकली हमने कल एक बताया था इसके लिए, इसका मतलब मेन पर्पस क्या था इसे छोड़ने का? हाँ, डिस्टेंस कम होती है। स्टेशन जहां छोड़ा गया है, जहां पे छोड़ा गया है, ठीक है, बॉडी और स्टेशन के बीच जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? कम होगी। तो इसलिए उसका ऑर्बिट भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो इसलिए इसे लो ऑर्बिट। एक लाइन लिख लीजिए, पूरी बात हो जाए इसमें। आगे लिखो, तो लिखो, अतः लो ऑर्बिट्स में स्थित सैटेलाइट, टाइम भूल लग जाएगा। चलिए आप बाकी बहुत सारा आप लोग पढ़ लेंगे हिस्ट्री वाला। अतः लो ऑर्बिट्स में स्थित सैटेलाइट पृथ्वी के पृथ्वी मतलब अर्थ के अधिकांश क्षेत्रों में काफी नजदीकी से नजर रख सकते हैं या रखते हैं। अधिकांश क्षेत्रों में काफी नजदीक से नजर रख सकते हैं। इन ऑर्बिट्स में स्थित सैटेलाइट्स मैपिंग समझते हैं? मैपिंग, सुदूर संवेदन, अब मुझे हिंदी नहीं आती, सुदूर संवेदन,
मतलब इंफॉर्मेशन ही होगी Yes, sir. सब वेदर मतलब इस तरीके से लोग होता है इंफॉर्मेशन से। तो सुदूर हाँ हाँ तो इसे पता है कि तुम्हें बता दे रहे मुझे नहीं पता है। सुदूर सुदूर संवेदन ठीक है निगरानी अभियानों और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर आ गया ना किसी किलोमीटर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से संबंधित इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हासिल की जाती है। एटमॉस्फेयर तो है ही एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कितनी है वहां पर ठीक है टेम्परेचर कितना है। एटमॉस्फेयर मतलब क्या है कि वहां पर कितनी ह्यूमिडिटी है आर्द्रता जिसे कहते हैं और वहां पर टेम्परेचर कितना है वहां का। तो ये सब सारी इंफॉर्मेशन हमें दे देगा और बाकी एटमॉस्फेयर में देखना क्या होता है ये देखना तो दो ही चीजें जो मेन है जहाँ पर वहां पर ह्यूमिडिटी कितनी है और वहां पर टेम्परेचर कितना है ये मेन है। वहां पर दो चीजें ज्यादातर एटमॉस्फेयर की मेजर करते हैं कि क्या क्या है आर्द्रता हिंदी में कहते हैं और ताप इंग्लिश में ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। तो ध्यान रखिएगा ज्यादातर हम जहाँ पर एटमॉस्फेयर में कोई चीज मेजर करते हैं ज्यादा उसकी क्या मेजर करते हैं कि वहाँ टेम्परेचर कितना है और ह्यूमिडिटी कितनी है। तो एटमॉस्फेयर की भी क्या करता है हमें इंफॉर्मेशन देता है ठीक है। उसके बाद दूसरा जो सैटेलाइट है ये भी है मीडियम मियो जिसे अभी लियो था LEO अब क्या है MEO मीडियम मिडिल MEO मीडियम अर्थ ऑर्बिट इसे भी लिख लीजिए MEO तो मेरे पास टेबल उसमें नहीं था लेकिन यहाँ नजर आ रहा है मुझे एक और बढ़ा हुआ है यहाँ पर MEO मीडियम अर्थ ऑर्बिट मियो ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा करेगा आपके लिए इसकी रेंज क्या होगी ज्यादा होगी ठीक है। तो जरा थोड़ा सा लिख लीजिए कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट अर्थ के वायुमंडल में एटमॉस्फेयर वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर में लो अर्थ ऑर्बिट मतलब 86 ब्रैकेट में क्या लिखिए 86 किलोमीटर से ऊपर और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट जियो स्टेशनरी भू स्थिर कक्षा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भू स्थिर कक्षा से नीचे का क्षेत्र है उससे नीचे का बोलो कि इससे ऊपर का होगा और जियो स्टेशनरी से क्या होगा नीचे का होगा। देखिए अभी बता देंगे अभी वहां तक जब पहुंचने दीजिए जो बात कह रहे हो जैसे जियो सिंक्रोनस होता है जियो सिंक्रोनस हिंदी में क्या कहते हैं समकालिक या तुल्यकालिक ठीक है। इनका जो सैटेलाइट होते हैं इसमें दो तरीके होते हैं एक तो सन सिंक्रोनस होता है दूसरा जियो सिंक्रोनस होता है और तीसरा क्या है जियो स्टेशनरी। एक जो बीच का है ये भी लिखा दिया है मियो तो पहला क्या है लियो फिर मियो फिर सन सिंक्रोनस उसके बाद जियो सिंक्रोनस फिर जियो स्टेशनरी ठीक है। फिर 5 तरीके के सैटेलाइट हैं जो आमतौर से बनाए गए हैं ठीक है। तो उसमें जो है जियो सिंक्रोनस क्या है जियो सिंक्रोनस और उसके बाद क्या है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जितने भी अभी हम लिखाने वाले थे लेकिन तुमने पूछ दिया तो समझ लीजिए कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं इक्वेटर से अर्थ के इक्वेटर से क्या करते हैं मैच करते हैं कहाँ से इक्वेटर से। ज्यादातर उनका जो रोटेशन होता है जो उनका ऑर्बिट होगा वो कैसा होगा सर्कुलर होगा कैसा होगा जियो स्टेशनरी का ऑर्बिट कैसा होगा सर्कुलर। मैंने को बताया था ना कि कुछ सैटेलाइट देखते हैं जो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं कुछ ऐसे हैं उनके मोशन क्या है ऑर्बिट्स अलग है सर्कुलर ना होकर एलिप्टिकल भी हो सकते हैं बाकी दूसरे भी हो सकते हैं। और जितने जियो सिंक्रोनस है ऐसे हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स हैं उनका जो है एक ऑर्बिट नहीं होता है कोई पर्टिकुलर एक ऑर्बिट उनका नहीं होगा उनके एक से अधिक ऑर्बिट्स होते हैं तो इसलिए जो है उनका जो है अलग होता है। और लेकिन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होगा कि भू स्थिर उपग्रह जो होंगे वो सिर्फ क्या होगा उनका एक ही ऑर्बिट होगा क्या होगा ये ध्यान रखना। और कैसा होता है उनका ऑर्बिट जियो स्टेशनरी का वृत्ताकार या सर्कुलर होता है। इसमें आ रहा है इसमें वो बहुत ज्यादा चीज आ रही है क्योंकि इसमें पूरा नोट दे दिया है हम जो लिखते देते हैं तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है इसलिए तो हम लेके आए इसे कि आप लोग इससे ज्यादा आपको मिला नहीं दिया गया अभी मिला दे काफी हम आपको दे देंगे
इससे क्या करना, फोटो कॉपी जो भी जहाँ कराना आपको करानी है, बहुत इंपॉर्टेंट सर है। आप उस पे डाल दीजिए वो तो हम डाल देंगे, वो PDF इंग्लिश पर जो बना वो हम डाल देंगे, जो मेरे वो आप यहाँ हो गए होंगे, वो देंगे आपको, प्रोवाइड करेंगे वहाँ से ऑफिस से। PDF बाकी जो इंग्लिश में मेरे पास है वो हम आपको उसको मोबाइल पे डाल देंगे, ठीक है। जो इंग्लिश में वो इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है मेरे पास, तो इंग्लिश में दोनों दो फाइलें हैं, इससे रिलेटेड हम दोनों डाल देंगे आपको। अब आप बहुत ज़्यादा रहिए, आप तो हिंदी तो जैसे जो वर्ड्स हम आपको ऑलमोस्ट बता रहे थे, जियो स्टेशनरी, वो जियो सिंक्रोनिस क्या होता है ये, जियो मतलब तो भू होता है और समयकालिक या तुल्यकालिक, हिंदी वर्ड क्या है समयकालिक। अब समयकालिक मतलब जियो सिंक्रोनिस का मतलब क्या है कि अगर 12 बजे मैंने दिल्ली पे उसकी पोजीशन 12 बजे है तो वो 12 बजे ही अगले दिन उसकी पोजीशन पे होगा, कि समयकालिक को अपने समय के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो जो हिंदी थोड़ी सी वैसी है, तो जियो सिंक्रोनिस होता है, सन सिंक्रोनिस होता है, तो सॉरी सन सिंक्रोनिस, अगर हमने रात में दिन के 12 बजे उसे पोजीशन दी है कहीं पे कि वो 12 बजे दिन के वहीं पे होगा, वो अगले दिन वहीं पे आपको मिलेगा, तो इसलिए हम क्या कहते हैं समयकालिक, समय के अनुसार। वो जियो स्टेशनरी का होता है, टाइम रेवोल्यूशन टाइम तो उसका वही है 24 आवर। रेवोल्यूशन टाइम जो है, टाइम पीरियड जो है वो जियो सिंक्रोनिस और जियो स्टेशनरी का क्या है वो सेम है, ठीक है। लेकिन इसका सन सिंक्रोनिस का अलग है। सन सिंक्रोनिस जो 15-16 से पर डे करता है, 15 से 16 पर डे, तो सन सिंक्रोनिस से इसका तो टाइम अलग है, लेकिन इसे जिस टाइम पे जहाँ पे चाहेंगे वहीं पे आपको मिलेगा ये। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक करके आ रहा है, तो अभी 2 लेक्चर मुझे और लेना है, इसके बाद आप एक ही इसी लेक्चर में ना खत्म करिए इसे, अभी 2 लेक्चर और बाकी है, अभी बहुत आगे चलना है। असल जी ज्यादातर आपने देखिए इसमें जो फिजिक्स आपकी थी वो फिजिक्स जितनी थी वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि क्या है किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने का क्या है मेन कि उसकी हमें क्या पता होना चाहिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी, और जिस ऑर्बिटल वेलोसिटी से हम सैटेलाइट को क्या करेंगे लॉन्च करेंगे, वो उसी वेलोसिटी से क्या करेगा फिर कंटिन्यू मोशन करता रहेगा जब तक उसकी लाइफ है, क्योंकि हर एक सैटेलाइट की अपनी एक लाइफ है, वो कितने दिनों तक के लिए छोड़ा गया है, जरूरी नहीं वो हमेशा के लिए छोड़ा गया, जितने टाइम के लिए छोड़ा जाता उतने टाइम तक चलता, उसके बाद क्या होता है उसका डिस्चार्ज हो जाता है, अपने आप ही क्या होता है वो फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है सबकी, अब जैसे जो लो अर्थ ऑर्बिट है तो इनकी जो है कितनी होती लाइफ टाइम, मैंने कल बताया था कितना होता है, ये कुछ सप्ताह के लिए होता है, कुछ सप्ताह के लिए ही क्या होता है ये जहाँ पे छोड़ा जाता है। और मेन चीज क्या था मैंने बताया था डी, इसके लिए क्या बताया था मैंने कल, क्या बताया था डी कॉन्सेंस इंफॉर्मेशन, जिसे मिलिट्री परीक्षण के लिए ज्यादातर ने इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, पर्पस था लो ऑर्बिट का, इसका पर्पस था किसके लिए, मिलिट्री के, ठीक है। ये भी अभी उसमें भी आएगा, तो अभी हम आपको बता देंगे, जो मेरे पास टेबल है वो ज्यादा क्लियर है, इसमें थोड़ा सा बह जाएंगे आपको, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लिख दिया है, इसमें कंफ्यूजन भी ज्यादा चीजें होती है तो उसमें कंफ्यूजन भी ज्यादा होता है, और एक टू द पॉइंट जो चीजें होती है तो आप टू द पॉइंट ही बात करेंगे, और आपके लिए ज्यादा जरूरी क्या है, स्टडी जो है टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा पढ़ना है, यूपीएससी की तैयारी को एक तो एक टॉपिक से हो जाएगी, पता नहीं कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं, हाँ जी 2-3 क्वेश्चन आते हैं, और इससे जो आता बोला कि भाई तुमने कहा था कि इतना वाला इतने 2 क्वेश्चन जो भी आए मुझे नहीं पता, फिलहाल मैंने दिया नहीं तो किसी तो मुझे नहीं पता, हमने जो नेट का दिया है 11 का भी आपको बता सकते हैं उसमें क्या आता है। अब तो खैर रोल पैटर्न चेंज हो गए हैं, पहले जो मेरिट दौर में होता था वो अलग होता था। अच्छा साहब, तो क्या कहाँ तक चले गए हम, मीडियम अर्थ ऑर्बिट कुछ लिखा है इसमें, कक्षा के नीचे का 86 से ऊपर और जियो स्टेशनरी कक्षा से नीचे का क्षेत्र है, जो लगभग कहां से कहां तक है, जो लगभग 2000 से 35,786 की ऊंचाई पर स्थित है। कहां से कहां तक है ये, 2000 से 35,786 किमी की ऊंचाई पर, हाइट पर क्या है स्थित है। कहां से कहां तक है ये, इसका जो एल्टीट्यूड या सरफेस हाइट इसकी कितनी होती है, मियो की 2000 से लेकर कहां तक है, 35,786 तक है। तो इसे नोट कर लीजिए, एक लाइन और लिख लीजिए इसमें, इस कक्षा के अंतर्गत या इस ऑर्बिट के अंतर्गत, अंतर्गत मतलब अंडर, ठीक है, इस ऑर्बिट के अंतर्गत ज्यादातर सैटेलाइट, मोस्टली, ज्यादातर मींस मोस्टली सैटेलाइट्स 20,200 किमी की ऊंचाई पर 20,200 किलोमीटर की
हाइट पर स्थापित किए जाते हैं। 20,200 ज्यादातर, वैसे रेंज तो उसकी तो दिख ली आपने, रेंज कितनी है, कहां तक है, 35,786 तक है, कहां से, 2000 से। लेकिन ज्यादातर कहां पे लॉन्च किए जाते हैं, 20,200 किलोमीटर की हाइट पे ज्यादातर लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, इस ऊंचाई पर सैटेलाइट लगभग, लिख लीजिए थोड़ा सा, इस हाइट पर सैटेलाइट लगभग 12 आवर, कितने, 12 घंटों में 12 आवर में ऑर्बिट पूर्ण यानी कक्षा पूर्ण कर लेते हैं। लगभग 12 घंटे में कक्षा पूर्ण कर लेते हैं, ऑर्बिट कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, 12 घंटे में इस ऑर्बिट में घूम रहे सैटेलाइट्स, इस ऑर्बिट में घूम रहे सैटेलाइट्स सैटेलाइट्स का मुख्य कार्य नेविगेशन, नेविगेशन जानते हैं आप लोग, नेवी से आया है, नेविगेशन, हाँ, जैसे नौका से लिया गया है इस वर्ड को, नेविगेशन कहां से आया है, नेवी से, नेविगेशन एक करके पाथी होता है। ठीक है, नेविगेशन कामा संचार, संचार मीन्स कम्युनिकेशन। ठीक है, संचार और अंतरिक्ष वायुमंडल, अंतरिक्ष एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का अध्ययन करना होता है। ठीक है, एक लाइन और टेलीस्टार, टेलीस्टार भी होता है, टेलीविजन वगैरह, टेलीस्टार, जीपीएस, कामा लगाओ, ग्लोनास, GLONASS, ग्लोनास, गैलीलियो, पर सुना होगा सबने, ये नहीं सुना है तो सब लोग चेक करते रहिएगा इसे। गैलीलियो जैसे नेविगेशन प्रणालियों में प्रयुक्त सैटेलाइट मियो में ही स्थापित किए गए। नेविगेशन प्रणालियों में प्रयुक्त सैटेलाइट मियो में ही स्थापित किए गए। अगला जो अभी आपने कोड दिया था उससे पहले कौन सा है, सन सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस, सन सिंक्रोनस कहां है, ये सन सिंक्रोनस का इसमें जिक्र ही नहीं करा लोग। सन सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस आ गया, उसके बाद जियो सिंक्रोनस की तो आएगा उठा गया, सन सिंक्रोनस लिख लीजिए, भूल गए हैं या पता नहीं, अच्छा यहाँ कहीं इसमें हेडलाइन में दे दिया है, लिख लीजिए सन सिंक्रोनस, इस वजह से लिखना SUN, सन सिंक्रोनस, SYNCHRONOUS, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, SSO, सन सिंक्रोनस लिख लिया सबने। देखिए पढ़ा कुछ जाता है या लिखा कुछ जाता है तो ध्यान से दिया। हिंदी में लिख लीजिए सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, या समकालिक भी लिख सकते हैं, तुल्यकालिक की जगह समकालिक, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। ठीक है, समकालिक भी बढ़े इसका, तुल्यकालिक को हम समकालिक, समकालिक मतलब एक समय पर, ये भी लिख सकते हैं अपनी भाषा में समझने के लिए कि एक समय पर। तो इसमें भी थोड़ा सा इसके बारे में क्या बताया था, कल सारा कुछ जिक्र किया था, ये किस साइड पे छोड़े जाते हैं, इनके क्या है, देखिए इसमें भी करें, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डाटा दिया है। किसी ने दिया है 400 से 800 किलोमीटर हाइट पे होते हैं, कितने, 400 से 800 किलोमीटर हाइट पे होते हैं। किसी ने लिखा है कि 500 से 1000 किलोमीटर की हाइट तक होते हैं। तो ये लगभग एक पास वैल्यू है, ये डिफरेंट वैल्यू नहीं है, यह निश्चित है कितना ही होना चाहिए। क्योंकि हिंदी में मैंने देखा तो उसमें क्या लिखा है 400 से 800 किलोमीटर तक होते हैं, क्योंकि उसी में आगे किसमें ये कहां तक आ गया, तो उसी में आगे लो आर्बिटर में।
सन सिंक्रोनिस जो सैटेलाइट है तो कहाँ पर आ जाएंगे उसके लिए? हाँ, उसी में आ जाएंगे लगभग लियो में कुछ पार्ट होगा, कुछ पार्ट लियो में तो नहीं आएगा। 204 से तो चलेगी, लेकिन लियो में भी तो आ जाएगा। अगर आप देखें गौर से तो लियो की जो ऑर्बिट दिखाई है वो क्या दिखाई है, कहाँ से कहाँ तक दिखाया है इन्होंने लियो को? 2000 तक तो लियो में ही आ जाएगा। लियो तो बात ही नहीं है, क्योंकि लियो की जो लेंथ दी गई कितनी थी? 200 से 2000 दी गई। तो ये जो सन सिंक्रोनिस है तो उसी में आ जाएंगे, तो उसी एल्टीट्यूड में होंगे। एल्टीट्यूड मतलब हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, ठीक है। अर्थ सरफेस से जो हाइट होगी वो किस में आएगी? लियो में। तो ये सन सिंक्रोनिस भी जो है किसमें छोड़े जाते हैं लगभग। तो इनकी जो लिखा कि किसी किताब ने तो लिखा 400 से 800, किसी ने लिखा है कि 500 से 1000। जो इंग्लिश में मेरे पास डेटा है इसका अवेलेबल, जो मैंने पढ़ा है उसमें 500 से 1000 लिखा है। हिंदी में क्या लिखा है इन्होंने? 400 से 800 लिखा है। तो लगभग अप्रॉक्स समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि डिफिनिट नहीं है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी मेरी समझ में नहीं आता होगा, क्योंकि जो डिफिनिट वैल्यू नहीं है, जो चेंज हो रही है, तो कल कौन सी वैल्यू होगी क्या पता है। तो उसमें या तो फिर करंट अफेयर्स में आ जाए क्वेश्चन, क्योंकि करंट में करंट की बात होती है कि आज क्या हो रहा है, कल होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जो साइंटिफिक डेटा है वो ज्यादातर क्या होता है, टाइम के हिसाब से चेंज होता है कि ठंड में कुछ होगा, गर्मी में कुछ होगा। उसमें साइंटिफिक में साइंस जो है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो इसलिए जो है कि जी की वैल्यू हम ठंड में निकालते हैं, जैसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब एक बच्चा बात कर रहा था कि गुरुत्वीय त्वरण जिसे हिंदी में कहते हैं, कि अगर ठंड में निकालेंगे तो कुछ होगी उसकी वैल्यू, और क्योंकि टेम्परेचर, खैर उस पर टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता जी के ऊपर, लेकिन बहुत सारी ऐसी वैल्यू है जो चेंज हो जाती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। लेकिन जी की वैल्यू कहाँ चेंज होती है? प्लेस टू प्लेस। कि हम शाहजहांपुर में निकालने वैल्यू क्या होगी? कुछ होगी, और भाई बरेली की निकालेंगे तो जी की वैल्यू क्या आएगी? कुछ होगी। कौन सी बात है जी की बात कर रहे हैं हम? छोटे वाली, यानी स्मॉल जी की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो भी एक बात कर रहा था, ग्रेविटेशन की बात करी थी मैंने, तो ये नहीं, ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू चाहे आप कहीं चले जाएं संसार में, वर्ल्ड में या ब्रह्मांड में, हर जगह सेम ही रहेगी। कैपिटल जी हर जगह सेम रहेगा, लेकिन स्मॉल जी जो होगा वो हर जगह चेंज हो जाएगा। फिलहाल इसको मतलब नहीं आप लोगों को, तो इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए। लिखिए, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट एक ऐसा जियोसेंट्रिक ऑर्बिट है। जियोसेंट्रिक मतलब भूकेंद्रिक, हिंदी लिख लेना, बोल देंगे जी बेटा। सॉरी, सन सिंक्रोनस लिख लो, हमारी हिंदी में थोड़ा गड़बड़ होता है। तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, क्योंकि यहाँ हिंदी इंग्लिश थोड़ी लिखी, इंग्लिश में अपने आप से बता रहे हैं, यहाँ तो हिंदी लिखिए, काल्पनिक इंग्लिश लिखिए बस। तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट एक ऐसी जियोसेंट्रिक ब्रैकेट में लिखना भूकेंद्रिक ऑर्बिट है, जिसकी हाइट तथा झुकाव इंक्लिनेशन, ठीक है, या इंक्लिनेशन, जिसकी हाइट तथा इंक्लिनेशन इस प्रकार संयोजित होता है, इस प्रकार संयोजित इंक्लिनेशन झुकाव एंगल लिख लीजिए, साइड समझ लीजिए, जिसकी हाइट का एंगल भी लिख सकते हैं, झुकाव इस प्रकार संयोजित होता है कि इसमें स्थित सैटेलाइट सदैव सन के लाइट का सामना करें। सन सिंक्रोनिजेशन, सन तो दिन में होगा ना, तो सन से क्या लिखा है? सदैव सूर्य के प्रकाश का सामना करें। गुणग्राम, वास्तव में ये एक प्रकार की, अब देखिए वही बात आ गई, वास्तव में ये एक प्रकार की लो अर्थ ऑर्बिट ही है, लो अर्थ ऑर्बिट ही है, लियो ही है। यह ऑर्बिट रिमोट सेंसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमोट सेंसिंग, ये ऑर्बिट रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदी, जब भी वर्ड आया था पीछे उसे अब लिख लीजिएगा उसकी इंग्लिश, सुदूर संवेदी, हिंदी जो है रिमोट सेंसिंग,
रिमोट सेंसिंग उपग्रहों के लिए संवेदी, रिपीट कर दें। सुदूर संवेदी, हाँ, इसे कहते हैं सुदूर संवेदी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। ठीक है, सुदूर संवेदी उपग्रहों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है, जो विजिबल समझते हैं आप लोग, देखा जा सके, जो विजिबल और ये फिजिक्स आ गए यहाँ पे, ये मेरे मतलब की चीज है, बाकी तो हिस्ट्री है, बाकी तो याद करना है। हाँ, अभी बता देंगे। जो विजिबल और इंफ्रारेड लाइट, विजिबल और इंफ्रारेड लाइट, अभी बताइए, लिख लो बेटा। इंफ्रारेड लाइट का प्रयोग करते हुए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब बता देंगे, फिर एक बार लाइन पूरी कर लीजिए। इंफ्रारेड, और इसे हिंदी में कहते हैं अवरक्त प्रकाश। ठीक है, अवरक्त, ठीक है, अवरक्त इंफ्रारेड, और अल्ट्रावायलेट जो होता है परावैद्युतिक होता है, ध्यान रखिएगा। अवरक्त प्रकाश का प्रयोग करते हुए, इनमें ध्यान दो, इंफ्रारेड अवरक्त प्रकाश का प्रयोग करते हुए पृथ्वी की सतह का, फिर से रिपीट कर रहे हैं, सुनिए। जो विजिबल मतलब दृश्य, दृश्य जो देखा जा सके, विजिबल और इंफ्रारेड लाइट का प्रयोग करते हुए पृथ्वी की सरफेस की इमेजिंग करते हैं। पृथ्वी के सतह की इमेजिंग करते हैं। इमेज तो सोचते हैं ना, इमेजिंग करते हैं, जो सन सिंक्रोनिस ऑर्बिट्स पोल्स के ऊपर से होकर पास होती हैं। पोल्स, ध्रुव होते हैं ना, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ठीक है, जो पोल्स के ऊपर से होकर पास होती हैं, उन्हें सन सिंक्रोनिस पोलर ऑर्बिट्स, ब्रैकेट में लो SSPO कहते हैं। जो पोल्स के ऊपर से पास होती है उन्हें क्या कहते हैं? सन सिंक्रोनिस पोलर ऑर्बिट्स। जी हाँ, हेलो, क्लास चल रहा बात। हाँ, अब क्या बात कर रहे हैं? विजिबल। तो विजिबल मतलब जो होता है जो इसे देख सकते हैं, और विजिबल जो रेंज होती है उसे आप नोट कर लीजिए। जो विजिबल रेंज होती है वो 3600 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है विजिबल रेंज, जिसे हम अपनी आंखों से द्वारा देख लें। 3600 एंगस्ट्रॉम, अभी बता दें 3600, कभी किसी किताब में 3700 भी लिखा है, तो ये भी लगभग जगह एंगस्ट्रॉम में वैल्यू होती है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो 3600 में कहीं लिखा होगा, कहीं 3700, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप जो भी डेटा आपको सही लगे उससे नोट करेंगे। क्योंकि अब 78 कहीं 72 भी लिखा है, किसी ने 72 भी लिखा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, हमने दोनों डेटा आपको बता दिया। तो ये फिजिक्स की बात है, तो इसलिए इस पे तो हमें कंफर्म है कि किसी, तो इसलिए क्योंकि एंगस्ट्रॉम में लिखी है, तो एंगस्ट्रॉम जो होता है वो छोटी यूनिट होती है। क्या होती है? वेरी स्मॉल यूनिट। जो एंगस्ट्रॉम जो है वो क्या है? बहुत छोटी यूनिट होती है। इसकी एक बल एंगस्ट्रॉम में जो वैल्यू इसकी होती है वो 10 टू द पावर -10 मीटर होती है। ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू होती है। तो इसलिए 10 टू द पावर -10 ऑर्डर में है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है कि 3600 है या 3700 है, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू होती है। और जो इंफ्रारेड होता है ये क्या होती है? ये जो दोनों रेज हैं, देखिए जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप लोग डालिएगा हेडिंग, लिख लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये बहुत जरूरी है, आपके इसमें क्वेश्चन होगा, ये समय जरूर मिलता होगा कोई ना कोई भी कंपटीशन आप देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है।
और इसको पूरा आप डालेंगे गूगल में तो सब कुछ दिखा देगा उसमें कि कितनी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। फ्रीक्वेंसी का बताया कितने क्या होती है फ्रीक्वेंसी कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, सब कुछ हो सकता है। यहाँ तो रोटेशन की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड, एक सेकंड में चक्रों की संख्या, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए कहीं पर, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पर कई जगह आएगा आपका, हमने देख चुके हैं। इसे आप पढ़ेंगे नोट्स में तो यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी की बात आएगी, जो नोट्स आपको मिलेंगे प्रोवाइड किए जाएंगे, इनमें भी जगह जगह फ्रीक्वेंसी की बात आएगी। क्योंकि देखिए टाइम पीरियड अगर कहीं पे है तो वहाँ फ्रीक्वेंसी जरूर होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या लिखा आपने, नंबर ऑफ रोटेशन चक्र या नंबर ऑफ रेवोल्यूशन परिक्रमा, ठीक है, या नंबर ऑफ ऑसिलेशन दोलन, या नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंपन, कुछ भी हो सकता है। इतने वर्ड्स इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं कि नंबर ऑफ रोटेशन ऑब्लिंग, नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑब्लिंग, नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑब्लिंग, नंबर ऑफ ऑसिलेशन बोल दिया, रेवोल्यूशन, रोटेशन, ठीक है, एंड चार तरीके से पूछ देता है पर सेकंड, नंबर ऑफ पर सेकंड लिख लीजिए। एक सेकंड में हिंदी में लिखना है, एक सेकंड में एक सेकंड में चक्रों, ऑब्लिंग, परिक्रमा, ऑब्लिंग, एक सेकंड में चक्रों, चक्रों मतलब रोटेशन, ठीक है, ऑब्लिंग, परिक्रमा, रेवोल्यूशन, ठीक है, ऑब्लिंग, एक सेकंड में चक्रों, हिंदी में जो हिंदी वाले हो बता करके लिखा, एक सेकंड में चक्रों, ऑब्लिंग, परिक्रमा, ऑब्लिंग, ऑब्लिंग, दोलन, ऑब्लिंग, कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। चाहे कोई हो इनमें से, तो सबके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल होगा, आवृत्ति ही इस्तेमाल होगा। क्लियर? तो ये कई जगह वर्ड आएगा। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डालेंगे गूगल के ऊपर तो देखिए, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे पहली जो रेंज आपको दिखाई देगी स्पेक्ट्रम में वो गामा रेंज होगी। कौन सी रेंज होगी? गामा रेंज होगी। तो गामा रेंज होगी जो हम वैसे तो कॉस्मिक रेंज होती है सबसे हाई एनर्जेटिक, लेकिन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कौन सी रेंज होती है? गामा रेंज होती है। किसकी बात करेंगे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रम ही कहते हैं हिंदी में भी, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जब आप जी बेटा उसे जब डालेंगे गूगल के ऊपर तो उसका पूरा स्पेक्ट्रम आप लोग नजर से देख लीजिए। हाँ जी, अरे वो तो यार क्रोमेटिक होता है, बर्ड क्रोमेटिक होता है, क्रोमेटिक होता है, बर्ड क्रम क्रोमेटिक आर्डर। स्पेक्ट्रम को हिंदी में भी स्पेक्ट्रम ही लिखा है, बहुत ज्यादा कहीं लिखी हुई ठोस हिंदी होगी, ज्यादातर मैंने हिंदी में भी स्पेक्ट्रम ही लिखा देखा है। और बाकी आप देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा डीपली हिंदी देखना है तो आप लोग देख लेना, मिल जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। अदरवाइज तो मैंने देखा जहाँ तक स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रम ही हिंदी में भी लिखा गया है। वो कलर बैंड होते हैं, वो अलग की चीज है, वो बैंड अलग की चीज है। स्पेक्ट्रम भी बैंड की एक ग्रुप होता है, ठीक है, जहाँ पर बैंड में बहुत सारे स्पेक्ट्रम होते हैं। तो बैंड जो होता है उसमें बहुत सारी लाइंस पास पाती है, स्पेक्ट्रल लाइन बहुत सारी पास होती है। तो पूरी जो बैंड में बहुत सारे स्पेक्ट्रम हो सकते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, जब आप स्पेक्ट्रम डालेंगे गूगल पे सर्च करेंगे तो उसमें शुरुआत कहाँ से होगी? हाई, या तो हाई से शुरुआत होगी या फिर लोअर से शुरुआत होगी। तो जो सबसे एनर्जेटिक रेंज होती है वो कौन सी होती है? गामा रेंज, ठीक है। गामा से उसके बाद एक्स रेज आ जाएगी, अल्ट्रावायलेट होगी, आप लोग भूल लीजिएगा, पता लिखना तो लिख लीजिए आगे, गामा रेज होगी सबसे पहले, फिर एक्स रेज, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी से हिंदी कहते हैं, एक्सरे को हिंदी में एक्सरे कहते हैं। हो सकता है इनको हिंदी वाला बहुत पता नहीं ये हिंदी में ढूंढेंगे फिर ढूंढते रहे, एक्सरे को शायद हिंदी में भी एक्सरे लिखा होता है जहाँ पे लिखते हैं। गामा रेज को भी गामा ही लिखा होता है, एक्सरे। और उसको अल्ट्रावायलेट में जरूर पराबैंगनी कहते हैं, जिसमें कलर आ जाता है। तो जो अल्ट्रावायलेट होती है वो पराबैंगनी होती है, हिंदी पराबैंगनी कहते हैं। उसके बाद अल्ट्रावायलेट के बाद विजिबल आता है। कौन सा आता है? विजिबल। तो विजिबल जो है, और विजिबल के बाद जो आता है वो इंफ्रारेड आता है, और फिर उसके बाद फार इंफ्रारेड होता है, इंफ्रारेड। और उसके बाद जो आपको मिलेगा स्पेक्ट्रम में फार, FAR, फार इंफ्रारेड।
तो इतनी चीजें आपको मिलेगी। तो उसमें आप क्या देख लेंगे सब लोग, क्योंकि मुझे भी पूरा डाटा क्लियर नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती थी चीजों की। हाँ रेडियो पे लिखोगे, रेडियो पे लिखो, इंफ्रारेड से पहले लिखो रेडियो पे, इंफ्रारेड से पहले रेडियो पे। अरे उसी की रेंज में। हाँ आपसे देख लेना भाई, मैंने कहा कि मुझे स्पेक्ट्रम क्लियर नहीं, मेरे से रेडियो पहले है, इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड लास्ट में है, उससे एक बार नजर डाल लीजिएगा। इसलिए मैंने कि जो चीज कंफर्म नहीं खुद बता रहे हैं कि गूगल पे सर्च कर लेना इसे, और उसमें क्या देखना है आपको, फ्रीक्वेंसी देखनी है और उसकी रेंज देखनी है, बाकी दो चीजें नोट करनी है। क्या चीज नोट करनी है, फ्रीक्वेंसी और उसकी रेंज, ये चीजें आप लोग देख लेना उसमें। अब जैसे जो विजिबल एम्पलीफायर आ गया है, तो विजिबल की रेंज तो मुझे ये आज दूर से सबको पता होती है, सबको पता है हमें, क्योंकि ये चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है पढ़ाने में, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारे कोर्स में कहीं नहीं है। जब कोर्स में जो चीजें नहीं होती कहाँ पढ़ता है इंसान, जब कोर्स में चीजें होती तो पढ़ लेता है। तो हमारे यहाँ स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ाया जा रहा है, और पढ़ाया भी जा रहा है तो उसके टीचर हम नहीं, स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले में पढ़ाते होंगे, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी मेरा ताल्लुक ज्यादा नहीं है। हम मैकेनिक्स के आदमी तो मैकेनिक्स पढ़ाते रहते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ा देते हैं, यहाँ पे जरूरत होती है। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी वालों में स्पेक्ट्रम की बात होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उसमें आप लोग डालेंगे, जनरली हिंदी में डालेंगे तो हिंदी में मिल जाएगा, कुछ देख लीजिएगा एक बार। ज्यादातर आपको जो जरूरत पड़ेगी इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, क्योंकि देखिए वहां पर गामा रे की जनरल नॉलेज में पूछ दिया जाए तो वो अलग की बात है, या एक्स रेस के बारे में। यहाँ जो बात होगी जो इसकी, यहाँ इनकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ज्यादातर बिजली की बात आ जाएगी, या फार इंफ्रारेड या इंफ्रारेड की बात आएगी, ठीक है। कितना समय है मेरे पास अभी? अरे अभी पढ़ते हुए तो देख रहे कि ज्यादा ना हो जाए, एक बहुत आप लोग बहुत सारे क्लासेस भी तो हैं, क्लासेस भी तो कितने बजे से? 1:30 बजे से ना, तो अभी 15 मिनट बहुत, 5 मिनट पहले छोड़ देंगे, जहाँ जाना हो चले जाना। देखिए भाई टाइम तो पूरा होना चाहिए। अब आप हम आए 1.5 घंटे, 15 मिनट तो लेट आए, अपने आगे 20 मिनट आप घंटा आपको पढ़ाए, 20 मिनट पहले चले जाए, हाँ, और 1000 रुपये फ्री ले लें। सरकारी तो पैसे मिलते हैं, फ्री थोड़ी पड़े यहाँ पर भाई, सरकार हमें पैसे दे रही है तो उसका कम से कम 1.5 घंटे उन्होंने कहा है, 5 मिनट हमने क्या कहा था, 5 मिनट तो इधर उधर ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। पैसे लो तो ईमानदारी के लोग बंदा नहीं लेना चाहिए, मेरी समझ में है। बहुत सारे तो ऐसे भी होंगे, की बात नहीं करेंगे, निगेटिविटी नहीं करना चाहिए, पॉजिटिविटी रहना चाहिए, बी पॉजिटिव, कभी निगेटिव मत सोचो, निगेटिव सोचोगे तो अपना भी नुकसान करोगे, दूसरों का भी करोगे। तो इसलिए बी पॉजिटिव, जो जैसा करता है उसे करने दीजिए, अपना काम सही से करते रहिए। मेरा एक फार्मूला है कि हम दूसरों को देखेंगे तो थोड़ी तकलीफ में आ जाएंगे। अब जैसे कॉलेज में होता है, जनरली हम आपको बता रहे हैं, कोई 2 बजे चला गया, प्रिंसिपल ने क्या कह रखा है कि 10 से 3 बजे तक कम से कम लोग रुके। कितने बजे से? 10 PM से 3 PM तक लोग रुके। अब कोई लोग बहुत सारे जेडी बजे निकल गए चोरी चपाटे से, कोई 2 बजे निकल गया, तो सही है क्या? हम जहाँ जॉब कर रहे हैं, अगर कोई हायर अथॉरिटी हमें कह रही कि इतना टाइम आप दीजिए, तो 10-5 मिनट तो हो सकता है कभी, या फिर मतलब किसी का कोई इंसिडेंट हो जाए, मतलब किसी को कहीं जाना पड़ जाए तो इन्फॉर्म करते हैं प्रिंसिपल को, चला जाओ उसके बाद। अब खामोशी से चुप्पे से निकल जाओ तो कितना गलत है। जो हम अपने लिए, जब हम अपने इंस्टीट्यूशन के लिए ईमानदार नहीं तो दूसरों के लिए कहाँ से होंगे भी। अच्छा, हमारी एक आदत है कि अगर 12 बजे तो 5 मिनट तो ठीक है, 5 मिनट बच्चे आते जाते रहते हैं, 5 मिनट जब सब इस 5 मिनट पहले, क्योंकि पहले 1 ही घंटे का लेक्चर था, जो शुरुआत हुई थी लेक्चर की PPSC कोचिंग की, तो 1 घंटे का लेक्चर था। अब उसके बाद ये था कि पैसा बढ़ेगा तो पीरियड बढ़ेगा, तो पीरियड तो बढ़ गया 1.5 घंटे का, पैसा नहीं बढ़ा, पैसा वही रहा जो है, ठीक है। खैर कोई लेना देना नहीं, हम लोग पढ़ाना है पढ़ा दिया। अब जैसे हमारा जो स्पेस थीसिस में जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, बता दें हम मैग्नेटिक माइक्रो प्रोसेसर पे काम कर रहे हैं। स्पेस थीसिस में ये टॉपिक मैग्नेटिक माइक्रो, अपर एटमॉस्फेयर में जो मैग्नेटिक जो होता है उसकी वजह से अर्थ के पर भी असर पड़ता है कि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कहाँ पैदा होती है अपर एटमॉस्फेयर में, आयोनोस्फीयर में। कि आयोनोस्फीयर एक ऐसा रीजन है जहाँ पे ज्यादातर सब्सटेंस कैसे है आयन के फॉर्म में, आयन या जैसे फॉर्म होता है ना क्लाउड की फॉर्म में है या आयन की फॉर्म में। आयन सुना है बेटा आप लोगों ने किसी ने? अब जब उसमें कॉस्मिक रेस पड़ती है तो उन्हें और आयनाइज कर देती है, तो उनकी वजह से क्या होता है, जैसे जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है तो उसके एक्सिस, क्योंकि अर्थ में ही तो है आयन, तो अर्थ रोटेट करती है तो वो आयन भी रोटेट करते हैं, तो उनकी वजह से जो है अपर एटमॉस्फेयर में भी मैग्नेटिक फील्ड
पैदा होती है, अपर एटमॉस्फेयर में भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, तो उसकी हम स्टडी करते हैं अपनी रिसर्च में। तो सब कुछ आपको पता चल गया होगा कि अपर एटमॉस्फेयर में तो ये रिसर्च कर रहे हैं स्पेस फिजिक्स में हमारा। तो स्पेस फिजिक्स का मतलब हर चीज पे थोड़ी, स्पेस फिजिक्स में भी तो एक टॉपिक होता है, और स्पेस फिजिक्स में एक टॉपिक होगा। आज की डेट में लाखों टॉपिक है जिसके ऊपर आदमी अपने आप रिसर्च करता है। तो उन्होंने कहा यार तुम नहीं पढ़ाओ, क्योंकि स्पेस का फिजिक्स के भी आदमी है, फिजिक्स की भी बातें आ जाएंगी और जो है स्पेस की भी बातें आप थोड़ी बहुत कर लेंगे बच्चों से। हमने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा पढ़ा देंगे। तो कल तो तुमने नोट्स ही नहीं दिए थे, तो कल तो हम आपको बेसिक फिजिक्स पढ़ाते हैं। जब पहले दिन क्या था कि बेसिक फिजिक्स पढ़ानी है, आज यदि 10 मिनट पहले एक नोट दे पर ये पढ़ाना है जो इसमें दिए गए हैं, तो 10 मिनट में थोड़ी पढ़ लेंगे। तो हमने आपके लिए तैयारी करी, कुछ बैठ के घर पे नेट से ही डेटा कलेक्ट किया, कुछ तो इन्होंने भेजा था मुझे नेट पे फाइल, बाकी अपने आप हमने नेट पे देखा। देखिए आप किसी भी टॉपिक के पीछे पड़ गए, ऐसा नहीं, जितना चाहेंगे उतने अंदर चलते चले जाएंगे आप इंटरेस्ट अगर आपके अंदर है तो जो भी टॉपिक डालेंगे आपको इतना मटेरियल मिल जाएगा गूगल के ऊपर, अगर रात दिन पढ़ेंगे तो भी कम पड़ जाएगा आपके लिए टाइम। तो जितना पढ़ना चाहेंगे पढ़ेंगे। आप सुनिए तो इतना डेट एक दौर था जब हम लोग हमारे पास किताबें नहीं होती थी। आज की डेट में अगर हमारे पास मोबाइल है तो पूरी दुनिया में की मुट्ठी में है, जो चाहे आप उससे ढूंढ लीजिए। तो मेहनत करेंगे तो कुछ नहीं है। तो इस स्पेक्ट्रम के एक बार नजर डाल लेंगे तो उसके बारे में कितना लिख लिया, ऐसे पूरा कर लीजिए। तो 4 तरीके से 5 तरीके से सैटेलाइट हो गए। तो मियो आ गया, पहले लियो हो गया, फिर मियो हो गया, फिर सन सिंक्रोनिस, उसके बाद जियो सिंक्रोनिस, उसके बाद जियो स्टेशनरी। तो ये 5 ही तरीके के सैटेलाइट है। बाकी मतलब और कौन सा किससे लॉन्च किया जाता है, इसके लिए लॉन्च एक LSB होता है और GLSB 2 तरीके के जो है वाइकिल्स हैं या क्या करें लॉन्च, जिनके द्वारा हम लॉन्च करते हैं। और जो LSB है उसके द्वारा क्या होता है, LSB फुल फॉर्म कौन बताएगा, PLSB, P भी साथ में उसमें PLSB पोलर पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग वाइकिल, कि जिसके दौरान हम लॉन्च करते हैं। कौन सा है, PLSB, जिसके दौरान स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। कौन से, PLSB लिख लीजिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग वाइकिल, VICHLE वाइकिल, वाइकिल मतलब समझते हैं वाहन। और उसके बाद जो बड़े सैटेलाइट्स हैं जिनके वेट कई हजार किलो में है, तो वो किससे लॉन्च करते हैं, GLSB से। किससे, GLSB, जियो सिंक्रोनिस, क्या नाम है उसका, जियो सिंक्रोनिस सैटेलाइट लॉन्चिंग वाइकिल। ठीक है, तो ज्यादातर ये 2 ही चीजें से हम क्या करते हैं, सैटेलाइट को क्या करते हैं, उनके ऑर्बिट तक पहुंचाते हैं, जिस भी ऑर्बिट में मुझे उन्हें छोड़ना होता है। तो सन सिंक्रोनिस सैटेलाइट कहां तक चला गया, ये हो गया रह गया अभी कुछ कंप्लीट हो गया। तो अगली हेडिंग जो है, अगली हेडिंग आप डाल दीजिए जियो सिंक्रोनिस, जियो सिंक्रोनिस ट्रांसफर, बच्चों को जियो सिंक्रोनिस। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और बढ़ा दिया है, जियो सिंक्रोनिस के साथ साथ एक चीज इन्होंने और भी कर दी, जियो सिंक्रोनिस ऑर्बिट लीजिए, जियो सिंक्रोनिस ऑर्बिट 60 में लिख लीजिए GSO। कितना समय बचा बताओ हमारे पास, 9 मिनट 9 मिनट है, 5 मिनट में ये हो जाएगा। इसे पर कर लेते हैं, बाकी बचे कल मतलब नेक्स्ट वीक। और हम आपके नोट्स आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि आप उसमें नोट्स में क्या पढ़ना है कि इंडिया ने कब कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है, अब कब किया, उसका पर्पस क्या था लॉन्च करने का, कैसे किए जाते हैं। जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, टेक्नोलॉजी चीजें को हम एक्सेस कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो हिस्टोरिकल चीजें हैं वो आप लोग नोट कर लें और लिख लें टू द पॉइंट, जो आपको लिखना है अपने हिसाब से। वैसे भी सफिशिएंट टू द पॉइंट ही लिखे हैं, बहुत ज्यादा इनमें कुछ लिखा नहीं गया है। जो नोट्स अभी मुझे जो दिए गए हैं ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, तो इसमें बहुत ज्यादा टू द पॉइंट ही लिखा है, पढ़ेंगे। देखिए अब इसमें यह मत देखिए से 2 ही क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत बड़ी निगेटिविटी है आपके अंदर। जिसमें बच्चे का कि 2 ही क्वेश्चन आते हैं, ये मत सोचिए 2 बहुत बड़े होते हैं, 2 नहीं, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और असल चीज आपका ज्ञान तो हो ही रहा है, कोई चीज पढ़ रहे हैं आप, कुछ ना कुछ सीख तो रहे हैं उससे, ऐसा तो है नहीं कुछ लॉस हो रहा है आपको पढ़ने से। तो इसलिए पढ़ेंगे। अब क्या पता वो 2 क्वेश्चन कौन से होंगे, ये जरूरी थोड़ी है कि आपने 4 चीजें पढ़ ली उसमें से आ जाएंगे 2 क्वेश्चन, क्यों जी, नहीं वो ठीक है, मुझे ये कहीं ना कहीं निगेटिविटी में ले जाता है। 2 ही क्वेश्चन होते हैं, अरे 2 नहीं, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, भी पॉजिटिव, सही सोचो, 2 आए 4 आए
हमें पढ़ना है, ठीक है, कि हमें दिल लगा के और पूरी मेहनत से पढ़ना, जितना भी है सब पढ़ना है। और सर इतने टॉपिक है समझने से दो आ रहा है, ऐसा करके छोड़ दे सिलेबस। कहीं 2 आ रहा है, किसी का नहीं, ये बात का आप ना कहिए, हमारा कहना नहीं, आप कुछ कहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे लिखिए, सबसे पहले लिखिए थोड़ा सा, तो लिखो जी सिंक्रोनिस ऑर्बिट, जी सिंक्रोनिस, जियो सिंक्रोनिस, शार्ट में बोलने लगे, जियो सिंक्रोनिस, या हिंदी में लिखिए समकालिक कक्षा या भूतुल्यकालिक कक्षा, भूतुल्यकालिक, जियो सिंक्रोनिस ऑर्बिट अर्थ के चारों ओर, अर्थ के चारों ओर, ध्यान रखिएगा, एल्टीट्यूड की बात नहीं करिए यहाँ, अर्थ के चारों ओर 35,786 किलोमीटर, 35,786 किलोमीटर लगभग, आगे लिख लीजिए इसका लगभग, जो निशान बनाते हैं ना इस तरीके से, लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित वो इलिप्टिकल ऑर्बिट है। कैसा ऑर्बिट है, ध्यान रखिएगा, इलिप्टिकल, दीर्घवृत्ताकार, वो दीर्घवृत्ताकार ऑर्बिट या इलिप्टिकल ऑर्बिट है जिसमें घूमने वाले पिंड का आवर्त काल या टाइम पीरियड, जिसमें घूमने वाली बॉडी या पिंड का, पिंड वैसे कि पिंडी बोलते हैं, कितने आर्टिफिशियल सैटेलाइट में ज्यादा क्या बोलते हैं, पिंड बोलते हैं हिंदी भाषा में, और आप पिंड की जगह आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी लिख लें, ठीक है। पिंड का आवर्त काल एक दिन का टाइम कितना होता है, 24 घंटे। वैसे एक्यूरेट टाइम कितना है ये, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड, 4.1 सेकेंड, कहीं 4 सेकेंड लिखा है, कहीं 4.1 सेकेंड लिखा है, 4.1 एक्यूरेट होगा, जो 4.1 को लगभग उन्होंने क्या कर दिया है, 4 सेकेंड कर दिया है, ठीक है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, 4.1 या 41 होगा, पता नहीं, कहीं 4 सेकेंड लिखा है, कहीं 4.1 लिखा है। अब क्या मिसप्रिंटिंग हो सकती है, मुझे भी पता नहीं था, तो फिलहाल 4 सेकेंड ही लिख लीजिए आप। हाँ जी, होता है नैनो, बाद में आएगी नैनो सैटेलाइट। अच्छा, आजकल तो नैनो छोड़े जा रहे हैं, आज की डेट में ज़्यादातर नैनो जो हमारे स्टूडेंट बना रहे हैं, तो कलकत्ता के स्टूडेंट बना रहे हैं, कलकत्ता के स्टूडेंट बना रहे हैं, या कहीं तिरुवनंतपुरम के स्टूडेंट्स बना रहे हैं, या कहीं पुणे के स्टूडेंट बना रहे हैं। अभी जो रिसेंटली छोड़े गए वो इंडिया के द्वारा ज़्यादातर स्टूडेंट्स से सैटेलाइट बनाए, वो कितने बड़े से, कोई 1 किलो का है, कोई 2 किलो का है, कोई 5 किलो का है, सैटेलाइट बना रहे हैं, जो किसमें आ जाते हैं, नैनो सैटेलाइट। उसका जिक्र होगा अगले हफ्ते। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा, हो सकता है आपको ही मिल जाए इनमें से, नोट्स में से सारे वही मिल जाएंगे, ज़्यादा इसी में तो है। क्या लिख लिया आपने, होता है ठीक है, 24 घंटे लगभग लिख लो, और 1 लाइन और लिख लो। बेसिकली कौन सा गिरा, सैटेलाइट और कम्युनिकेशन, इससे ज़्यादातर क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं चीज़ों को, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये। और इसके द्वारा जो है जितनी कम्युनिकेशन वाली चीजें एंटीना लगा के या वगैरह वगैरह करके क्या करते हैं, हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। बाकी कल बात होगी, मतलब कल नेक्स्ट जो भी होगा। अब ये ऑलमोस्ट शायद आपको वो मिल जाएगा, फिलहाल मेरे को मजा नहीं आता मुझे। अब कितना टाइम है, अब पूरा टाइम बचा है सर, अभी 4 मिनट। हाँ, कहीं अब 3 मिनट पहले